आयुर्वेद की इतनी डिमांड है, आयुर्वेद के डॉक्टरों की विदेशों में इतनी डिमांड है, जिसकी कोई हद नहीं है। इस योग को दुनिया अपना रही है, उसके लिए भारत भी आते हैं। अब विदेशों में भी बहुत शिक्षकों की इसकी जरूरत है। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने बीच में श्रीमान ललित बड़ाकोटी जी भाई साहब, आप पूर्व में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर जिला कार्यवाह, माननीय जिला संचालक और वर्तमान में अपने उत्तराखंड प्रांत के ग्राम विकास गतिविधि के आप संयोजक हैं। बालावाला में आपका निवास है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान रावत जी और यहाँ पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के भैया बहन और संघ की अलग अलग शाखाओं से आए हुए स्वयंसेवक बंधु, हम जैसे कहा कि पिछले 11 वर्षों से तो एक विशेष रूप से ये आयोजन हो रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि क्योंकि मेरा ऋषिकेश और देवप्रयाग तक का कार्य क्षेत्र भी रहा, तो मैं नियमित लगभग महीने में प्रवास तो होता था। तो देवप्रयाग हो या ऋषिकेश के बीच का जितना भी स्थान है, और ऋषिकेश में अधिकतर देखने को मिलता था कि बहुत सारे विदेशी लोग और योग कर रहे हैं, योग साधना में लगे हुए हैं। और ये योग दिवस जब से हमने मनाना शुरू किया उससे पहले और सालों से चल रहा है, लेकिन जितनी जागरूकता दूसरे देशों में है वो जागरूकता हमारे अंदर नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी चीजों को माने अपने, चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, भाषा हो, अपने क्षेत्र की भाषा हो, अपने क्षेत्र की संस्कृति हो, इन सब के प्रति थोड़ा उदासीन रहते हैं। और पश्चिमी सभ्यता जो विदेशी, जिसको लोग छोड़ रहे हैं, विदेशी लोग स्वयं छोड़ रहे हैं, उसको हम अपना रहे हैं। घरों में भी हम क्या है कि अभी मैं एक जगह गया और बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर भी जो है प्लास्टिक के गिलास जो है उपयोग में आ रहे थे। हमारे परिवारों में भी पिछले कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन फिर भी हम उसका मोह नहीं छोड़ रहे। हम सब्जियां लेने जाते हैं तो कई बार मैं भी जाता हूं, तो मैं तो एक ही थैले में सारी लाता हूं और कपड़े का थैला ले जाते हैं। अगर हम जैसे जागरूक लोग या समाज में प्रबोधन करने वाले लोग अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो दूसरे पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा कि भाई हमें हिंदी बोलनी चाहिए और मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मुझे गढ़वाली बोलनी चाहिए, कुमाऊनी बोलनी चाहिए या जौनसारी बोलनी चाहिए, तो मैं जब नहीं बोलूंगा तो मेरे परिवार के लोग नहीं बोलेंगे, आगे की पीढ़ी भूल जाएगी। पिछली बार हम यहाँ पर विद्यालय में, एक अमेरिका में रहते हैं, दोनों डॉक्टर हैं दंपति, वो यहाँ आए थे। 2 विद्यालय में मैंने उन्हें ले गया था। उन्होंने दोनों जगह विद्यार्थियों के बीच में ये कहा कि सबसे पहले हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखनी चाहिए। और उन्होंने नाम लेके कहा कि गढ़वाली है, जैसे उत्तराखंड की कुमाऊनी है, जौनसारी, ये भाषा हमें सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और अन्य प्रदेशों की भाषा सीखनी है। अंग्रेजी तो हम सीख जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी लगता है, अभी मैं डॉक्टर सती जी हैं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनके पास बैठा तो उन्होंने एक काली जीरी होती है, वो बहुत रोगों का निदान करती हैं, अपने लिए भी और पशुओं के लिए भी, माने जीव जंतु कोई भी उसे ले तो उसके गूगल पे निकाला तो बहुत सारे। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया मुझे। पहले क्या होता था कि तो थोड़ा जब आयुर्वेद की लोग ट्रेनिंग करते हैं तो संस्कृत को महत्व नहीं देते। यहाँ हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर हैं, उनके लड़के का मैंने एडमिशन करवाया, हो नहीं रहा था, एडमिशन कराया, कई बार वो संस्कृत में फेल होता रहा। तो पढ़ाते लेकिन औपचारिकता बस है। लेकिन जो पहले के लोग थे उनको, जितने भी लोग हमारा ज्योतिष का ज्ञान करते थे, शास्त्रों का ज्ञान करते थे, बड़े बड़े आचार्य होते थे, वो आयुर्वेद भी जो है पढ़ते थे और आयुर्वेदाचार्य कहलाते थे।
तो उसमें संस्कृत में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर वो हम संस्कृत पढ़ लें तो वैज्ञानिक भी कहने लगे। अब वातावरण बना है कि हमने देखा होगा कि जब जो है चंद्रमा पर और पिछले वर्ष पहुंचे तो उससे पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो मंदिर गए और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि हम अपने ग्रंथों का हमें अध्ययन कराया जाता, अपने पाठ्यक्रमों में हम उसे पढ़ते, तो हम बहुत पहले जो है चंद्रमा पर पहुंच जाते। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसके अलावा भी हमें इनका ज्ञान करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। कभी कभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते, वो भी शुद्ध नहीं पढ़ते, और हनुमान चालीसा का अर्थ तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी हमें उसका अर्थ भी पढ़ना चाहिए। कई बार हम रामचरित के मानस की दोहे पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसके अर्थ और उसे विचार नहीं करते। बहुत लोगों ने गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में परिवर्तन किया। एक मेरा मित्र है ऋषिकेश में और योग की क्लासेस चलाता है, योग शिक्षक है, एक आध देशों में भी होया है। अब लोग कहते हैं कि संस्कृत, आयुर्वेद, योग ये रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा साधन है। वो लड़का कम से कम 5-6 लाख रुपए महीना कमाता है। 2 बार उसने मुझे भी निमंत्रण दिया, जब उनकी ओपनिंग होती है, जब उनका सत्रांत होता है, क्योंकि उनके यहाँ बैच चलते हैं और उसका एक निश्चित कोर्स होता है 3-3 महीने का। तो 2 बार उसने मुझे कहा कि भाई साहब आप आना, लेकिन क्योंकि हमारा भी समय कोई ना कोई बैठा कार्यक्रम रहता है, जा नहीं पाए मैं। तो बहुत बड़ा जो है आयुर्वेद की इतनी डिमांड है, आयुर्वेद के डॉक्टरों की विदेशों में इतनी डिमांड है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन क्या है कि लोग उसकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा सर्वोत्तम है, जो शरीर को कोई नुकसान नहीं करती। आज बहुत सारे लोग इसलिए मर रहे हैं कि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको खा खा करके, अगर हम बुखार की दवाई खा रहे हैं तो किडनी खराब हो जा रही है, अगर हम किसी और बीमारी की दवाई खा रहे हैं तो हमारी कोई और शरीर का जो है अंग खराब हो रहा है, और इसके कारण मौत की जो संख्या है वो ज्यादा है। और इसलिए ये जो योग है, ये कौन सी क्रिया है? ये स्वस्थ रहने से पहले की क्रिया है। हम अधिकतर हमारी क्या है कि जब हम परेशान होते तो भगवान का नाम लेते हैं, जब हम कष्ट में आते तो हम सोचते कि हम भी जो है अनुलोम विलोम कर ले। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि अस्वस्थ होने से पहले ये करते रहना है, तो अस्वस्थ नहीं होंगे। तो इसलिए अपनी ये जो योग है, इस योग को दुनिया अपना रही है, उसके लिए भारत भी आते हैं। अब विदेशों में भी बहुत शिक्षकों की इसकी जरूरत है। आने वाले समय में ये पाठ्यक्रमों में भी अनिवार्य होगा। अभी जैसे भारत सरकार ने अभी भाषाओं का चल रहा था, तो हमारे देश की सब भाषाएं, सब प्रांतों की, जिसमें उस प्रदेश में पढ़ाई होती है, चाहे वो तेलुगु हो, असमिया हो और कन्नड़ हो, मलयालमी हो, इधर गुरमुखी, इधर पंजाब की है, इन सब भाषाओं में सब प्रकार की जो भारत की परीक्षाएं हैं उनको करने का और प्रावधान रख लिया है। इसलिए अब जो लोग केवल अंग्रेजी के कारण कई परीक्षाओं में नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सब जो है किताबें उसमें लिखी जा रही उन्हीं प्रदेशों की भाषाओं में। तो ये भी हमारे लिए, और इसके कारण पूरे देश में ही नहीं दुनिया में, अभी कल ही कनाडा की जो विदेश मंत्री भारतीय मूल की बनी है। अभी मैं सुबह सुबह एक वो देख रहा था, किसी देश में और प्रमुख पद पर जो है पुलिस अधिकारी हमारे देश के मूल के बन रहे हैं। यानी कि दुनिया को हमारे देश के लोग चला रहे हैं, और हमारे देश की जो अपनी प्रतिभाएं हैं, जो हमारी संस्कृतियां, हमारी जो शिक्षाएं हैं, वो दुनिया में थी, दुनिया में उसका प्रचार प्रसार था। इसीलिए हमारे देश को विश्वगुरु भी कहते हैं। और जैसे अभी शताब्दी वर्ष किया तो संघ ने इसमें ज्यादा काम नहीं, हम सब लोग उसे कर सकते हैं। ऐसे 5 बातों का करने का मन बनाया है कि भाई हम अपने से लेके, जो हम स्वयंसेवक कहते हैं, 100 साल के हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिस संगठन को 100 साल हो रहे हैं, ऐसे संगठन से जुड़ने का वर्षों से यहाँ पर कई लोग हैं जो वर्षों से जुड़े हैं। तो अपने अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। उसमें एक तो ये है कि अपना कुटुंब प्रबोधन,
यानी हम अपने परिवार में कई बार क्या होता है कि 4 सदस्य, चारों पे मोबाइल हैं, चारों अपने कमरों में बैठे हैं। और जब से ये चला विषय तो मेरी पत्नी कई बार कहती, कई बार हम भी क्या है कि खाना अलग अलग खा लेते हैं, तो वो कहती है कि आप पंच परिवर्तन की बात करते हैं, एक साथ खाना खाना चाहिए। तो हमें फिर ध्यान आता, हम सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो एक साथ बैठ के हम रात का तो कम से कम भोजन एक साथ करें। हम कीर्तन भजन सामूहिक रूप से परिवार के सब लोग करें। हम जो है अपनी परिवार की परंपराएं, अपनी संस्कृति क्या थी, उसकी भी चर्चा आगे की पीढ़ी को दें। ऐसा एक परिवार प्रबोधन का काम। दूसरा काम है कि स्वदेशी का, अपनी भाषा, बोली, अपनी परंपराएं, अपना जो व्यवहार, ये सब स्वदेशी में झलकना चाहिए। हम देखो आज परिवारों में क्या हुआ कि सोशल मीडिया के कारण भी हम छोटे बच्चे हों, 90 साल के बुजुर्ग हों, सब केक काट रहे हैं और उसको हम सोशल मीडिया में डालते हैं। हम क्या देना चाहते हैं अगली पीढ़ी को? तो ये बंद होना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है कि उस दिन कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति को हम भोजन कराएं जिसको भोजन नहीं मिलता। हम कहीं मंदिर में जाएं, कहीं देव दर्शन करें, कुछ ऐसे कार्यक्रम करें कि जिससे आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपरा में जोड़े। ये हमारे यहाँ कहीं नहीं था। हम कोई अच्छे पकवान घर में बनाएं, शुद्ध बनाएं, अच्छी चीज बनाएं, ये हमारा स्वदेशी का भाव। और भाषा से, वेशभूषा से, अपनी परंपराओं से आज लोग 1 घंटा अगर घर में कोई अनुष्ठान है तो बच्चे भी बैठने को राजी नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि हमने उन्हें संस्कार नहीं दिए, अपनी जानकारियां नहीं दी। तो इसलिए स्वदेशी पे भी अपना वो होना चाहिए। दूसरा सामाजिक समरसता, ये जाति भेद, क्षेत्र का, ये सब बंद होना चाहिए। सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब हम भारत के लोग हैं, हम सब हिंदू हैं। इस आधार पर सामाजिक समरसता होनी चाहिए। चौथी बात कहा कि भाई हम जो है हमारे कुछ जैसे बोलते हैं नागरिक दायित्व, हम एक नागरिक हैं, उसके नाते हमारे कुछ दायित्व होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। मान लो हम कई बार सोचते हैं अरे क्या मिलेगा, वोट देने नहीं जाते, तो वोट देना चाहिए, ये भी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा। कोई हमारी जो इस देश की मान बिंदु है उनके बारे में हम कोई चिंता नहीं करते, उनको मानते नहीं, अरे क्या सब रखा है, उस पर भी हमारा स्वाभिमान जगना चाहिए कि भाई ये मेरे देश की पहचान का है, तो इसके प्रति भी मेरा भाव होना चाहिए। हम रास्ते में जा रहे हेलमेट नहीं पहनते, भाई ये एक यातायात का नियम है, उसका पालन करना। हम रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं, हम कई बार गाड़ी घुमाते हैं उस पर इंडिकेटर नहीं देते। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे नागरिक होने का एक भाव जगाती हैं। ऐसा नागरिक दायित्वों का हमें पालन करना है। और एक है हमारा कि पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रकृति में और पूरे उसमें परिवर्तन आया है। जहाँ बारिशें नहीं होती थी वहाँ बारिश बहुत होने लगी, जहाँ ठंडा नहीं होता था वहाँ मौसम बहुत ठंडा होने लगा, जहाँ मौसम बहुत ठंडा था मसूरी जैसी इलाके में कभी हमने पंखे नहीं देखे, वहाँ पंखे लगने लग गए। ये सब कहीं ना कहीं असंतुलन हो रहा है। और एक जो तमाम जो हमारी जो गांव है वो शहरीकरण की जद में आ रहे हैं। सारा जो शहर कंक्रीट का हो गया है, तो किस तरह से हम जल का संरक्षण करें, पानी धरती के अंदर जाए, ये धरती माता ठंडी रहेगी। इसको प्रदूषित भी नहीं करना है। इसमें केमिकल इतने डाल दिए हैं कि कृषि विज्ञानों का कहना है कि 7-8 फीट पर एक लेयर ऐसी होगी नीचे कि पानी जो है उससे नीचे नहीं जाता, बारिश का पानी। इतनी इस जमीन को बर्बाद कर दिया है। तो ये कैसे होगा कि जब हम जल का संरक्षण करेंगे, भूमि का सुपोषण करेंगे। हम जैसे चला ना कि भाई सुपोषण का एक अभियान इसमें चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय में कि जो बच्चे पैदा हो स्वस्थ हो, जो गरीब से गरीब का भी बच्चा है वो भी स्वस्थ हो। तो एक सुपोषण, ऐसे ही हमने एक अभियान चलाया कि भूमि का भी सुपोषण होना चाहिए। पहले क्या होता था कि इसमें रसायन कम पड़ते थे, तो जो हमारे यहाँ केंचुआ होता था वो 15-15 फीट तक, और जहां जहां अब ये खेती इस तरह की होने लगी है वो फिर से पुनर्जीवित हुआ है। वो 15 फीट ऊपर नीचे चलता है और वो मिट्टी को खाता है, उसी का विसर्जन करता है। और वो जो है पानी जब बरसता है तो 15 फीट 14 फीट तक वो जाता है। और जब जमीन के अंदर नमी होती है तो पानी की आवश्यकता कम होती है। ऐसे लोगों ने प्रयोग किए हैं, किताबें लिखी हैं, और वो हो रहा है ऐसा। हमने बहुत सारे किसानों के खेत में देखा है कि वापस वैसे ही वो होने लगा। तो इसका ये केवल किसान का काम नहीं है, हमारा इसमें दायित्व है। इसलिए पर्यावरण का कैसे संरक्षण होता है, किस प्रकार के हम पेड़ लगाएं अपने घरों में, जो है कम से कम कुछ आयुर्वेदिक ऐसे पौधे हमारे होने चाहिए। आंवला सब रोगों का निदान करता है, आंवला किसी घर में नहीं होता।
सब लोग लीची और आम ही लगा रहे हैं। नीम का पौधा नहीं होता है, तुलसी का पौधा है, तुलसी का बीज पत्ते सब काम आते हैं। एक वो होता है सहजन का पेड़, वो 300 रोगों को दूर करता है। उसके पत्तों के पराठे खा सकते हो, उसकी सब्जी खा सकते हो, जानवर को भी दे सकते हो, उसकी जो छाल होती है उसका भी काम आता है, उसकी टहनियां भी, उसका सब कुछ। केवल माने मिट्टी झाड़ दी जाए तो तुलसी का पौधा और सहजन का पौधा, उसके पूरे भाग जो है शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो हम सब लोग योग, आयुर्वेद, अपनी संस्कृति, इन सब का पालन करें। इन 5 जो परिवर्तन संघ ने इस अभियान में लिए हैं, इन सब का पालन हर घर में हो, ऐसी अपेक्षा के साथ। और ये जो योग दिवस केवल औपचारिक ना हो, अगली बार प्रयास करेंगे कि पिछले 3 दिन से लगातार इसे योग शिविर को ऐसा लगाएंगे। पहले हमने एक बार लगाया था कि 3 दिन हमने लगातार लोगों को बुलाया था, तो संख्या भी अच्छी रही। तो कम से कम जागरूकता, पूरा परिवार इसमें आए, ऐसा एक भाव लेकर जो भी इस तरह के हमारे कार्यक्रम हैं जिनको आज दुनिया अपना रही है, हम उसे छोड़ रहे हैं, दुनिया उसे अपना रही है, तो उसको, क्योंकि अभी जैसे पहले हुआ ना कि यहाँ केमिकल यूरिया नहीं आता, सन 70 के दशक में हरित क्रांति के नाम पे यूरिया आया, और उस समय क्या था कि भुखमरी होगी या अनाज नहीं था। तो अभी मुझे एक वीसी से उनके साथ बैठना हुआ, मिलना हुआ, तो उन्होंने इस पे पूरा बताया उस समय स्थिति। लेकिन जो विदेशों से अनाज लाया गया उस समय, वो अनाज यानी रिजेक्टेड होता था, सबसे 3rd क्लास का अनाज वो देश हमें देते थे। किसी भी तरह से इस पेट को पालने वाली बात थी। लेकिन उस समय ये कहा गया कि भाई ये केमिकल कम डालेंगे, ये यूरिया कम प्रयोग करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ये मोबाइल ही है, तो ये जरूरत है इसकी, लेकिन अतिवादी हो गए, तो गर्दन भी दर्द हो रही है, आंखों पे छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है। तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी विरासत है उसको संभालने का काम, और इन जो इस तरह के जो हमारे पर्व हैं उन पर हम इसको बड़ी संख्या में और बड़ी जागरूकता के साथ इसे मनाएं, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन का जो सार्थक फल मिलेगा। आने वाले समय में हम हर साल विद्यालय में 1 हफ्ता हमारा कार्यक्रम चलता है हरेला पर्व का, तो उसमें भी आप लोग सहभागी बने। वृक्षों की अगर कहीं लगाने की आवश्यकता है, कोई वृक्ष ऐसे चाहिए तो पहले से हमें बता सकते हैं, और उसमें हम बच्चों की यहाँ प्रतियोगिता, अनेक प्रकार की पूरे गोष्ठियाँ ये सब होती हैं, उसमें बाहर के लोगों को हम बुलाते हैं। समापन 16 तारीख जब हरेला होता है 16 जुलाई को, तो उस दिन वृक्षारोपण भी होता है और एक बड़ा कार्यक्रम भी होता है, तो उसमें भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सब ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और विद्यालय द्वारा जो है ये हमारी जो यहाँ की व्यायाम शिक्षिका है, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर संचालन किया। प्रधानाचार्य जी का भी धन्यवाद, और जो लोग और माताएं बहनें आए, आप सबका हृदय से धन्यवाद। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।